जरा कल्पना कीजिए कि करोड़ों डॉलर की लागत से एक बहुत विशाल पुल बनाया जाता है। और वो तैयार भी हो जाता है। हाँ, तैयार हो जाता है। लेकिन जब पहली बार तेज हवा चलती है तो वो पुल किसी रबर बैंड की तरह खतरनाक तरीके से कांपने लगता है। ये तो मतलब एक बहुत बड़े डिजास्टर की शुरुआत है। बिल्कुल। या फिर सोचिए कि एक बहुत ही एडवांस्ड फॉर्मूला 1 रेसिंग कार डिजाइन की जाती है, लेकिन रेस ट्रैक के सबसे तीखे मोड़ पर वो अपना सारा डाउनफोर्स खो देती है। और सीधा ट्रैक से बाहर। हाँ, तो इंजीनियरिंग की दुनिया में इस तरह की एक भी गलती का सीधा सा मतलब है भारी नुकसान, पैसों का भी और शायद उससे भी कहीं ज्यादा। बिल्कुल सही कहा। तो आज का हमारा ये डीप डाइव इसी बारे में है कि कैसे आधुनिक इंजीनियरिंग इस तरह की विनाशकारी गलतियों को होने से रोकती है। हमारे पास एक बहुत ही शानदार गाइड है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और उस गाइड का नाम है ANCS वर्कबेंच ट्यूटोरियल, शुरुआती लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप सिमुलेशन। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन यही है, ये समझना कि कैसे ANS वर्कबेंच जैसे इस जटिल इंजीनियरिंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर को एक आसान मतलब एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया में तोड़ा जा सकता है, ताकि कोई भी नया सीखने वाला व्यक्ति इसके बेसिक्स को आसानी से समझ सके। ये सच में एक बहुत ही अद्भुत विषय है, क्योंकि अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें, जब ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं थे, हाँ, जब इस तरह के आधुनिक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं थे, तब इंजीनियरिंग का पूरा ढांचा सिर्फ फिजिकल टेस्टिंग और ट्रायल एंड एरर पर टिका हुआ था। मतलब हर चीज का एक फिजिकल मॉडल बनाना पड़ता होगा। बिल्कुल। जैसे किसी हवाई जहाज का डिजाइन बनाने के बाद उसका एक छोटा मॉडल बनाया जाता था, उसे विंड टनल में रखकर परखा जाता था। अगर वो फेल हो गया तो फिर वापस ड्राइंग बोर्ड पर जाना पड़ता था। और इसमें समय और पैसा दोनों बहुत बर्बाद होते होंगे। हाँ, और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियरों को बहुत भारी सेफ्टी मार्जिन लेकर चलना पड़ता था, जिससे मशीनें बहुत भारी और महंगी हो जाती थी। तो आज हम जिस गाइड की बात कर रहे हैं वो हमें दिखाती है कि कैसे इस तकनीक ने पूरा खेल ही बदल दिया है। एकदम सही। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये भौतिकी और वास्तविक दुनिया की समस्याओं को डिजिटल रूप में सुलझाने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। मैं तो इसे एक तरह की डिजिटल टेस्टिंग लैब मानती हूँ। असल दुनिया में कुछ भी बनाने से पहले कंप्यूटर पर ही उसे पूरी तरह से परख लेना, ये बहुत रोमांचक है। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक मल्टी फिजिक्स वातावरण है, जहां हवा का दबाव, भयंकर गर्मी और मैकेनिकल स्ट्रेस जैसी चीजों को एक साथ डिजिटल रूप में देखा जा सकता है। मल्टी फिजिक्स शब्द यहाँ बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अक्सर जब लोग सिमुलेशन के बारे में सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि इसका मतलब सिर्फ ये जांचना है कि कोई चीज कितना वजन सह सकती है या कब टूटेगी। हाँ, जिसे हम सिर्फ स्ट्रक्चरल एनालिसिस कहते हैं। हाँ, लेकिन गाइड बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। मतलब इसमें फ्लूइड्स यानी तरल पदार्थों का अध्ययन है, थर्मल यानी तापमान का विश्लेषण है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी शामिल हैं। बिल्कुल। मुझे तो ये किसी जादुई दुनिया जैसा लगता है, जहाँ भारी भरकम गणित और जटिल इंजीनियरिंग की समस्याओं को एक इतने साफ सुथरे इंटरफेस में पिरो दिया गया है। और यही कारण है कि अलग अलग उद्योगों में इंजीनियर इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसका जो इंटरफेस है वो काफी यूजर फ्रेंडली है और इसकी कार्यक्षमता बहुत ही मजबूत है। लेकिन जाहिर है इस तरह का जादू करने के लिए, मतलब इतनी भारी कैलकुलेशंस करने के लिए सिस्टम भी वैसा ही चाहिए। गाइड शुरुआत ही इंस्टॉलेशन से करती है। हाँ, गाइड में सिस्टम की न्यूनतम आवश्यकताओं पर बहुत जोर दिया गया है। तो ये कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसे किसी भी आम लैपटॉप पर डाउनलोड करके बस चला लिया जाए, है ना? एकदम नहीं। जब सिमुलेशन चलता है तो बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर लाखों जटिल इक्वेशंस को एक साथ हल कर रहा होता है। इसलिए बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छे मल्टी कोर सीपीयू और ज्यादा रैम की जरूरत होती ही है। तो एक बार जब हमने इसे सही हार्डवेयर पर इंस्टॉल कर लिया और हम इसका इंटरफेस देखते हैं, तो गाइड इसे 3 मुख्य हिस्सों में बांटती है। हाँ, पहला है प्रोजेक्ट स्कीमेटिक, दूसरा टूल बॉक्स और तीसरा प्रॉपर्टीज और डिटेल्स व्यूज। मैंने देखा है कि अक्सर इस तरह के हाई एंड सॉफ्टवेयर के इंटरफेस बहुत डरावने होते हैं, लेकिन इसमें जो प्रोजेक्ट स्कीमेटिक का कॉन्सेप्ट है वो मुझे बहुत सुलझा हुआ लगा। बिल्कुल, प्रोजेक्ट स्कीमेटिक एक केंद्रीय कार्य क्षेत्र है। ये वो जगह है जहां सारे सिमुलेशन प्रोजेक्ट्स को मैनेज किया जाता है। और टूल बॉक्स, जहां से हम अलग अलग एनालिसिस सिस्टम्स और कंपोनेंट्स को उठाते हैं। हाँ, और प्रॉपर्टीज पैनल हमें चुनी गई चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी दिखाता है। अगला कदम बहुत ही सीधा है, विश्लेषण सिस्टम तय करना। मतलब ये डिसाइड करना कि हमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना है या थर्मल। बिल्कुल।
आप बस टूल बॉक्स से अपनी ज़रूरत का सिस्टम उठाते हैं, जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चरल, और उसे ड्रैग और ड्रॉप करके प्रोजेक्ट स्कीमेटिक में ले आते हैं। फिर अपने प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं। ये ड्रैग और ड्रॉप वाला फीचर सच में उन जटिलताओं को कम कर देता है। इसके बाद जो दूसरा कदम है, ज्योमेट्री इंपोर्ट करना, वो मुझे एक ढांचा खड़ा करने जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल, इसमें पहले से बने कैड मॉडल को इंपोर्ट किया जा सकता है। गाइड में कुछ फॉर्मेट्स का भी जिक्र है, जैसे स्टेप, आईजेस और पैरासॉलिड। तो ये फॉर्मेट्स इतने अहम क्यों हैं? क्योंकि सारी यूनिवर्सल फॉर्मेट्स हैं। ये इस बात की गारंटी देते हैं कि जब आप किसी दूसरे डिज़ाइन सॉफ्टवेयर से अपना 3D मॉडल ला रहे हैं तो उसमें कोई डेटा लॉस ना हो। और अगर ज्योमेट्री इंपोर्ट करने के बाद कोई नया मॉडल बनाना हो तो उसके लिए सॉफ्टवेयर के अंदर ही डिज़ाइन मॉडलर मौजूद होता है, जिसका इस्तेमाल करके नई ज्योमेट्री बनाई जा सकती है। ये बहुत सुविधाजनक है। तो अब हमारे पास एक खाली डिजिटल ढांचा आ गया है। इसके बाद हम पहुंचते हैं तीसरे कदम पर, सिमुलेशन सेट करना। ये बहुत क्रिटिकल स्टेप है। यहाँ हमें मुख्य रूप से 2 चीज़ें करनी होती हैं। पहली चीज है मटेरियल प्रॉपर्टीज, है ना? हाँ, डिज़ाइन के अलग अलग हिस्सों को मटेरियल असाइन करना होता है। आप लाइब्रेरी से चुन सकते हैं या अपना कस्टम मटेरियल बना सकते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर को बताना कि ये पुर्जा लोहे का है या एल्यूमिनियम का। और दूसरी चीज है बाउंड्री कंडीशंस। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का क्या नजरिया है? बाउंड्री कंडीशंस तय करना इस पूरी प्रक्रिया की आत्मा है। यहीं पर हम भार यानी लोड्स और बाधाओं यानी कंस्ट्रेंट्स को लागू करते हैं। तो अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है सॉफ्टवेयर को ये बताना कि वास्तविक दुनिया में ये चीज कैसे काम करेगी। एकदम सही। जैसे ये तय करना कि पुर्जे का कौन सा हिस्सा अपनी जगह पर फिक्स रहेगा और किस हिस्से पर कितना दबाव पड़ेगा। अगर आप यहाँ गलत जानकारी देंगे तो नतीजे भी गलत ही आएंगे। गार्बेज इन गार्बेज आउट। बिल्कुल। तो मटेरियल और बाउंड्री कंडीशन सेट करने के बाद अब हम आते हैं चौथे कदम पर, जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा, मैशिंग। हाँ, मैशिंग ज्योमेट्री के लिए फाइनाइट एलिमेंट मैश बनाने की प्रक्रिया है। मैं इसे एक बड़ी तस्वीर को छोटे छोटे पिक्सेल्स में बांटने के उदाहरण से समझती हूँ। जैसे एक हाई रेजोल्यूशन तस्वीर लाखों पिक्सल से बनती है, वैसे ही मैशिंग पूरे 3D मॉडल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। ताकि कंप्यूटर हर एक छोटे हिस्से के लिए अलग से गणना कर सके। बहुत ज़रूरी है। जहाँ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, जैसे किसी तीखे कोने या छेद के पास, वहाँ सटीकता बढ़ाने के लिए मेश को रिफाइन करना यानी और ज़्यादा बारीक करना ज़रूरी होता है। मतलब पूरे मॉडल को बारीक करने के बजाय सिर्फ उन खास जगहों पर ध्यान देना जहां से चीज के टूटने की सबसे ज्यादा संभावना है। बिल्कुल। इससे कंप्यूटिंग पावर और समय दोनों की बचत होती है। तो अब हमारी मैशिंग भी पूरी हो गई है, ढांचा तैयार है, भौतिक गुण भी डाल दिए गए हैं। अब आता है सिमुलेशन को रन करना और नतीजे देखना। हाँ, जो कि हमारा 5वां कदम है, सिमुलेशन को सॉल्व करना। इसके लिए बस सॉल्व बटन दबाना होता है ना? लेकिन मुझे याद है गाइड में कन्वर्जेंस नाम के एक शब्द पर बहुत गहराई से चर्चा की गई है। कन्वर्जेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। जब सॉफ्टवेयर गणना शुरू करता है तो वो एक ही बार में उत्तर तक नहीं पहुंचता, वो बार बार कैलकुलेट करके उत्तर को सुधारता है। और जब उन नतीजों में बदलाव आना बंद हो जाता है तब हम कहते हैं कि सिमुलेशन कन्वर्ज हो गया है। एकदम सही। और अगर वो कन्वर्ज नहीं हो रहा है, ग्राफ ऊपर नीचे उछल रहा है, तो इसका मतलब है कि सेटिंग्स में कहीं कोई गलती है। तो हमेशा उस कन्वर्जेंस ग्राफ पर नजर रखनी चाहिए। और जब ये सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है तब आता है छठा कदम, नतीजों का विश्लेषण। सिमुलेशन पूरा होने के बाद पोस्ट प्रोसेसिंग टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। यही वो पल है जब असल में पता चलता है कि डिजाइन पास होगा या फेल। बिल्कुल। हम विस्थापन, तनाव और तापमान वितरण जैसी चीजों को रंगीन विजुअल्स के रूप में देखते हैं। लाल रंग बता देता है कि कहाँ तनाव बहुत ज्यादा है और इन नतीजों को देखकर ही डिजाइन को वैलिडेट किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही शानदार है। हाँ, और इसीलिए जो नए यूजर्स हैं उनके लिए गाइड के अंत में कुछ बहुत ही काम की टिप्स भी दी गई हैं। सबसे पहली टिप है सरल शुरुआत करना। नए लोगों को हमेशा साधारण मॉडल से शुरुआत करनी चाहिए। पहले बेसिक वर्कफ्लो समझें और फिर धीरे धीरे जटिल सिमुलेशंस की तरफ बढ़ें। एक ही दिन में पूरे कार इंजन का सिमुलेशन करने की कोशिश ना करें, है ना? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ निराशा ही देगा। और दूसरी टिप है ट्यूटोरियल्स और कम्युनिटी का फायदा उठाना। हाँ, आंसर्स के ऑनलाइन संसाधनों और मंचों से जुड़ना बहुत मदद करता है। दूसरे यूजर्स के अनुभवों और टिप्स से कोई भी अपनी समस्याओं का समाधान जल्दी खोज सकता है। दूसरों की गलतियों से सीखना एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें
और मुख्य टेकअवे की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर एक बहुत ही अपरिहार्य टूल है जो मुश्किल इंजीनियरिंग सिमुलेशंस को एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बदल देता है। और प्रैक्टिस के साथ कोई भी इसमें महारत हासिल कर सकता है। जो कोई भी नई तकनीक या इंजीनियरिंग में रुचि रखता है उसके लिए ये ज्ञान सच में बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि ये समझने में मदद करता है कि हमारे आसपास की दुनिया जैसे गाड़ियां, पुल या मशीनें असल में बनने से पहले कैसे सुरक्षित और कारगर बनाई जाती हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिसे असल दुनिया में बनने से पहले डिजिटल स्पेस में कई बार टेस्ट किया जा चुका है। ये हमारे जीवन को सुरक्षित बनाने का एक अदृश्य लेकिन बहुत ही अहम हिस्सा है। हाँ, और इसी बात से जुड़ा हुआ मैं अंत में एक बहुत ही नया और गहरा विचार छोड़ना चाहती हूँ। बिल्कुल। अगर ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर वर्चुअल मटेरियल पर तनाव और तापमान जैसी भौतिक वास्तविकताओं का इतनी सटीकता से अनुमान लगा सकता है, तो क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां भौतिक प्रोटोटाइप बनाने की जरूरत ही पूरी तरह खत्म हो जाएगी? ये सोचना सच में बहुत दिलचस्प है। क्या आने वाले समय में ऐसा होगा कि गगनचुंबी इमारतों से लेकर इंसानी शरीर के कृत्रिम अंगों तक सब कुछ असल दुनिया में बनने से पहले सिर्फ एक डिजिटल स्पेस में ही 100% परफेक्ट कर लिया जाएगा? मतलब बिना किसी फिजिकल टेस्टिंग के सीधा कारखाने से इस्तेमाल के लिए तैयार। हाँ, क्या हमारा भरोसा डिजिटल सिमुलेशन पर इतना अटूट हो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली और वर्चुअल दुनिया के बीच की लकीर कितनी धुंधली होती जा रही है। तो इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। गहराई में उतरते रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।